तो आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो अब कह सकते हैं लगभग खो चुकी है। सोचिए, 20वीं सदी के बीच का एक भारतीय गांव और वहां का एक स्कूल। हमारे पास जो किस्से हैं वो हमें उस दौर में ले जाएंगे जहां आस्था, भेदभाव और कुछ बहुत दिलचस्प किरदार एक साथ रहते थे। हमारा मिशन है ये समझना कि उस माहौल में शिक्षा की पहली किरण वो कैसी थी। और इसकी शुरुआत ही इतनी अनोखी है। मतलब स्कूल कब खुलेगा ये किसी सरकारी कैलेंडर से तय नहीं होता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। गांव के पंडित जी थे, अम्मिका पांडे, वो एक छोटी सी पुस्तिका दिखाते थे, पत्रा कहते थे उसे, और गांव वालों का मानना था कि ये पत्रा सीधे ब्रह्मा जी ने भेजा है। हाँ, और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जिसे पूरा गांव ब्रह्मा जी का भेजा हुआ दस्तावेज मान रहा था, वो असल में वाराणसी से छपने वाले एक पंचांग या कैलेंडर था। अच्छा। जी, ये उस दौर के विश्वास और असलियत के बीच की एक गहरी खाई को दिखाता है ना? वाह, मतलब पंडित जी के पास एक तरह की सीक्रेट जानकारी थी। बिल्कुल। खैर, ये अनोखापन सिर्फ स्कूल खुलने तक ही सीमित नहीं था। क्लासरूम के अंदर तो और भी कमाल की बातें थी, जैसे लेखक का जन्मदिन ही ले लीजिए। बिल्कुल। जब उनके पिता से पूछा गया कि बच्चा कब पैदा हुआ, तो उन्होंने बस इतना कहा, बरसात में। हाँ। तो शिक्षक ने अपनी मर्जी से जन्मदिन लिख दिया 1 जुलाई। बस ऐसे। हाँ, और ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है। उस दौर के कई दलित बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ, और यही वजह है कि आज भी रिटायर होने वाले कई लोगों की जन्मतिथि आपको 1 जुलाई या ऐसी ही कुछ गिनी चुनी तारीखें मिलेंगी। ये सिर्फ एक तारीख की बात नहीं है, ये तो पहचान की बात है। आपकी पूरी जिंदगी एक अंदाजे पर तय हो गई। और क्लास के अंदर का माहौल कैसा था? वो उस समय के समाज को कितना दिखाता था? वो समाज का आईना था, पूरी तरह से। क्लास में पहली कतार में जो 13 बच्चे बैठते थे, वो सभी दलित थे। अच्छा। दूसरे बच्चे उन्हें छूते तक नहीं थे। और शिक्षक, मुंशी जी, वो भी अक्सर चमर किट जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते थे। माहौल बहुत बहुत कठोर था। आजकल के बच्चों के लिए तो ये कल्पना करना भी मुश्किल होगा, लेकिन तब कॉपी किताबें नहीं थी। पढ़ाई होती थी लकड़ी की एक पटरी पर। इसे लिखने के लिए तैयार कैसे करते थे? वो अपने आप में एक रोज का काम था। छात्रों को रोज उस पटरी पर कालिक से बने एक लेप, जिसे पोछारा कहते थे, उससे पोतना पड़ता था। और स्याही, वो थी दुधिया, मतलब खड़िया मिट्टी का एक घोल। और कलम? कलम बनती थी नरकट, यानी सरकंडे को छीलकर। ये एक पूरी प्रक्रिया थी जो हर सुबह होती थी। एक मिनट, ये बहुत दिलचस्प बात है। एक तरफ इतना कठोर माहौल है और दूसरी तरफ बच्चे हर रोज इतनी मेहनत से अपनी पटरी तैयार कर रहे हैं। इसी माहौल में दोस्ती की कोई गुंजाइश थी? यहीं पर कहानी में एक उम्मीद की किरण आती है। संकटा सिंह नाम का एक उच्च जाति का सहपाठी था, जिसने लेखक की मदद की और उन्हें लिखना सिखाया। उनकी दोस्ती में एक मासूमियत थी। उन्होंने मिलकर उस पतले दूधिया घोल को गाढ़ा करने के लिए एक मंत्र भी बना लिया था। मंत्र? कैसा मंत्र? बड़ा प्यारा सा था। वो दोनों मिलकर कहते थे, ताले का पानी पताले जो, शेर भर दूधिया मोरे में आ जाओ। हाँ, वाह। ये दिखाता है कि बच्चे कैसे अपनी मुश्किल दुनिया में भी कल्पना और जादू से थोड़ी सी खुशी ढूंढ लेते थे। और ये मासूमियत बहुत खूबसूरत है। पर स्कूल की दुनिया में सिर्फ जादू और दोस्ती ही नहीं थी, एक कड़वी सच्चाई भी थी। मुझे पस्कराए वाली बात ने चौंका दिया। हाँ, पस्कराई उस दौर की एक सच्चाई थी। अगली क्लास में जाने के लिए शिक्षक को 2 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती थी। 2 रुपए? जी। लेखक, जो गणित की दौड़ में हमेशा क्लास में सबसे तेज थे, उन्हें एक बार सिर्फ इसलिए फेल कर दिया गया क्योंकि उनके परिवार के पास वो 2 रुपया नहीं थे। तो मतलब अगली क्लास में जाना मेहनत पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता था कि आपके पास पैसे हैं या नहीं। ये तो बहुत ही अन्याय वाली बात है। और ये दुनिया सिर्फ स्कूल तक ही नहीं थी, है ना? गांव की अपनी अलग कहानियां थी। बिल्कुल। जैसे लेखक की दादी के पास ब्रिटिश राज के 37 चांदी के सिक्के थे। बिस्टोरिया कहते थे उन्हें। वो उन्हें छुपा कर रखती थी, पर उनकी गिनती का तरीका अनोखा था। कैसे? वो 37 को सीधे 37 नहीं, बल्कि 2 20 में 3 कम कहती थी। 2 20 में 3 कम, यानी 40 में से 3 कम। सही। ये उस समय की निरक्षरता और लोगों के अपने हिसाब किताब के तरीके की एक बहुत मार्मिक झलक है। और गांव के कुछ किरदार तो अपने आप में कहानी थे, जैसे वो हिंगुहारा। हाँ, जो पूरे साल उधार पर हींग बेचता था और साल के अंत में गाना गाकर अपने पैसे वसूलता था। या फिर जोगी बाबा, जिन्हें कोई भी एक शब्द दे दो, वो उस पर तुरंत 3 लाइन की कविता बना देते थे। कमाल था। तो फिर इस सब का क्या मतलब निकालें?
ये सारी कहानियां मिलकर हमें क्या बताती हैं? ये सिर्फ अक्षर ज्ञान सीखने की कहानी तो नहीं है। ये जाति, गरीबी, अंधविश्वास और उन सब के बीच पनपती दोस्ती और उम्मीद की दुनिया में अपना रास्ता बनाने की कहानी है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, लेखक के पिता ने उन्हें स्कूल भेजने का फैसला क्यों किया? किसी बड़े सामाजिक बदलाव के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत ही व्यावहारिक कारण से, ताकि घर पर जो चिट्ठियां आती हैं उन्हें कोई पढ़ सके। तो सोचने वाली बात यह है कि अक्सर कितने बड़े और युगांतरकारी बदलाव बहुत ही छोटे, निजी और साधारण कारणों से शुरू होते हैं। ये शायद हमें प्रगति